मुद्दा एक बार फिर से सामने आया है। इस बार जांच के घेरे में बॉलीवुड अभिनेत्री और अमिताभ बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन है। बिल्कुल, आज दिल्ली में ईडी के दफ्तर ऐश्वर्या राय बच्चन से करीब 6.5 घंटे पूछताछ हुई। दरअसल पनामा पेपर केस में ऐश्वर्या राय बच्चन का भी नाम था। पनामा पेपर लीक केस में जिस पनामा शब्द का इस्तेमाल हो रहा है वो दरअसल एक बेहद ही छोटा सा सेंट्रल अमेरिकी देश है। तो पनामा के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन देते हैं। इस देश का क्षेत्रफल अगर कहें तो सिर्फ 75,417 वर्ग किलोमीटर है और इसकी आबादी है करीब 43 लाख। बिल्कुल, अगर हम इसकी भारत के किसी राज्य से तुलना करें तो झारखंड का क्षेत्रफल पनामा से कहीं ज्यादा है। झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है और झारखंड की आबादी करीब 3.25 करोड़ है। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि पनामा कितना छोटा देश है, लेकिन ये छोटा सा देश टैक्स चोरों के लिए स्वर्ग है, जहां पर दुनिया भर के अमीर लोग अपना काला धन व्हाइट करने, सफेद करने के लिए निवेश करते हैं। वैसे सिर्फ पनामा ही ऐसा देश नहीं है, कई ऐसे और भी छोटे देश हैं जहां काले धन को व्हाइट यानी सफेद किया जाता है। बिल्कुल, काले धन को सफेद करने के चक्कर में फंसे हैं ऐश्वर्या राय बच्चन, जिन्हें आज लाइट, कैमरा और एक्शन के बजाय ईडी के कठिन सवालों को सुनना पड़ा और उनके जवाब देने पड़े। दुनिया के नक्शे पर मौजूद पनामा देश ने वर्ष 2016 से दुनिया को हिलाकर रखा हुआ है। टैक्स हेवन के नाम से मशहूर पनामा के फेर में मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन भी फंस चुकी हैं। ऐश्वर्या राय भी उन सेलिब्रिटीज में शामिल हैं जिनका नाम पनामा पेपर लीक केस में सामने आया था। सोमवार को ऐश्वर्या राय बच्चन दिल्ली में ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए पहुंची। ईडी के लगातार 3 बार समन भेजने के बाद आखिरकार ऐश्वर्या को ईडी के सामने पेश होना पड़ा। इसी सफेद रंग की टैक्सी से ऐश्वर्या दिल्ली में ईडी के दफ्तर पहुंची। ईडी के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ के लिए सवालों की लंबी फहरिस्त तैयार की थी, जिसमें एक के बाद एक जो सवाल हैं ईडी के अधिकारियों ने ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछे। पेपर लीक्स मामले से जुड़े जो उनके सवाल थे वो उन्होंने तैयार किए थे और कई ऐसे सवालों के जवाब जब ऐश्वर्या राय बच्चन ने दिए तो उनसे ईडी के अधिकारी जो हैं संतुष्ट नजर नहीं आए हैं। ये भी पता चला है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर दोबारा से ऐश्वर्या राय बच्चन को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। ऐश्वर्या राय का नाम पनामा पेपर में कैसे आया और उन पर क्या आरोप है, इसके बारे में बताएंगे। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर पनामा पेपर केस है क्या। दुनिया भर में कुछ टैक्स हेवन देश हैं। ये ऐसे देश हैं जहां दुनिया के अमीर लोग टैक्स बचाने के लिए फर्जी कंपनियां बनाकर निवेश करते हैं या फिर वहां पहले से मौजूद कंपनियों में निवेश करते हैं। उन देशों की सरकारें ना तो पैसे की जांच पड़ताल करती हैं और ना ही टैक्स लेती हैं। वर्ष 2016 में पनामा देश की कंपनी मोसेक फोंसेका का डेटा लीक हुआ था। मोसेक फोंसेका ने टैक्स चोरी में मदद की थी, दुनिया भर के अमीरों के काले धन को सफेद कराया था। जांच में 40 साल का डेटा सामने आया था। इनमें भारत के भी 500 लोगों के नाम थे। इन 500 में से 300 लोगों के नाम की पुष्टि हुई थी। इनमें नेता, अभिनेता, उद्योगपति और खिलाड़ियों के नाम थे। पनामा पेपर में पूरे बच्चन परिवार का भी नाम था। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन भी पनामा पेपर केस की जांच के दायरे में हैं। लेकिन ऐश्वर्या राय बच्चन का केस उस वक्त का है जब उनकी अभिषेक बच्चन से शादी भी नहीं हुई थी। ऐश्वर्या पर आरोप है कि 2005 में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में एक फैमिली ट्रस्ट खोला था। इस ट्रस्ट में $50,000 इन्वेस्ट किया था। ऐश्वर्या पहले अमिक पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डायरेक्टर भी थी। बाद में उन्हें कंपनी का शेयर होल्डर डिक्लेयर कर दिया गया। कंपनी में ऐश्वर्या के पिता, माँ और भाई भी पार्टनर थे। हालांकि 2008 में कंपनी बंद हो गई थी। आज जब ऐश्वर्या राय बच्चन पूछताछ के लिए पहुंची तो अपने साथ ढेरों दस्तावेज लेके पहुंची। उनकी कोशिश थी कि वो ईडी के तमाम सवालों का जवाब दे सके। सूत्रों के माने तो ईडी ने ऐश्वर्या राय बच्चन से उनकी बंद पड़ी विदेश कंपनियों से जुड़े तमाम सवाल पूछे। आपने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में कंपनी क्यों खोली? आपको कंपनी ने कब शेयर होल्डर डिक्लेयर किया? परिवार के साथ कब और कौन सी कंपनियां बनाई? आपने अपनी कंपनी क्यों बंद कर दी? कंपनी बंद होने के बाद आपने उन पैसों का क्या किया? ऐश्वर्या राय से पहले अभिषेक बच्चन भी ईडी के सामने पेश हो चुके हैं। करीब 1 महीने पहले अभिषेक भी ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए आए थे। ईडी सूत्रों की माने तो जल्द ही इस मामले में उनके पिता अमिताभ बच्चन को भी ईडी नोटिस देकर बुला सकती है। दिल्ली से जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो दिल्ली में ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछताछ हो रही थी तो उनका परिवार भी परेशान दिख रहा था। ऐश्वर्या के साथ जया बच्चन ने आज संसद में अपने गुस्से का इजहार भी किया जब एक बहस के दौरान वो बरस पड़ी। बिल्कुल गुस्से में नजर आए। आमतौर पर जया बच्चन संसद में इतना गुस्सा कम ही दिखाती हैं। जया ने गुस्से में बुरे दिन का श्राप भी दे दिया। आपका मौका है बोलने का नार्कोटिक्स बिल पर मुद्दे हैं डिस्कस करने के लिए, और मगर हम लोगों ने 3-4 घंटे दिए क्लेरिकल एरर डिस्कस करने के लिए। व्हाट इज गोइंग ऑन? व्हाट इज गोइंग ऑन? दिस इज टेरेबल। और आप सबसे मैं ये कहना चाहती हूं, आप बीन किसके आगे बजा रहे हैं? आप लोग बीन किसके आगे बजा रहे हैं? बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। बहुत जल्दी आने वाले हैं। अगर आपके अंदर इतनी You don't have to reply to him. सर बात भी ना करने में आप एड्रेस कीजिए शेयर को। ना बैठे आप शेयर को चलाई छोड़ दीजिए हम लोगों का। आप लोग चलाइए। तो एंग्री लेडी और बुरे दिन का श्राप भी सरकार को दे दिया। जया बच्चन का गुस्सा संसद में दिखा तो उनके ससुर अमिताभ बच्चन ने आज सुबह एक ट्वीट किया। ट्वीट से लग रहा था कि अमिताभ बच्चन भी परेशान हैं, हैरान। बिल्कुल, उन्होंने ट्वीट में लिखा, भरोसा एक ऐसी चीज है जिसके टूटने पर कोई आवाज तो नहीं आती, लेकिन उसकी गूंज जीवन भर सुनाई देती है। तो अब आपको पनामा पेपर्स का नंबर गेम क्या है वो हम समझा देते हैं। 3 अप्रैल 2016 को दरअसल ये पनामा पेपर्स थे जो लीक हो गए थे। बिल्कुल, 500 भारतीयों के नाम इसमें शामिल थे। 500 भारतीय, जिसमें सेलिब्रिटीज थे, उद्योगपति थे, बड़े बड़े नाम थे। इन 500 में से 300 भारतीय नामों की पुष्टि हो गई थी और 1.15 करोड़ टैक्स से जुड़े हुए पेपर्स लीक हुए थे। सोच लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए कि कितने बड़े लेवल पर एक्सपोजे इसे माना जा सकता है। दरअसल 76 देशों के पत्रकारों ने एक जांच की। ये समूह था पत्रकारों का, जिसमें 2,41,000 संस्थाओं का डेटा लीक हो गया। 40 वर्षों के डेटा को सामने रखा गया, जिसमें 426 केसेस जो थे वो भारतीय संस्थाओं से जुड़े हुए थे। जिसमें 122 केस की जांच अभी जारी है और 12,000 दस्तावेज भारतीयों से जुड़े हैं, इंडियन से जुड़े हुए हैं। 20,078 करोड़ रुपए के काले धन की आशंका इसमें जताई गई है। इसके अलावा 142 करोड़ रुपयों की टैक्स रिकवरी भी हुई है। और अब बात करते हैं कुंद्रा के दर्द की। तो फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पर अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें रिलीज करने का आरोप है। राज कुंद्रा इन दिनों जमानत पर जेल से तो बाहर हैं, लेकिन परेशान। बिल्कुल, जेल से बाहर आने के बाद पहली बार उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दी है। इसी दौरान कुंद्रा ने एक ऐसी बात कह दी जिस पर किसी को यकीन नहीं हो रहा। दरअसल राज कुंद्रा ने कहा कि जब उन पर अश्लील फिल्में बनाने के आरोप लगे तो उनके ही परिवार ने उन्हें दोषी मान लिया था। एक वक्त था ये जोड़ी मीडिया की सुर्खियों में रहती थी। कोई इवेंट हो या फिर कोई पार्टी, शिल्पा शेट्टी अपने पति राज कुंद्रा के साथ हंसी खुशी नजर आती थी। लेकिन एक घटना ने इस जोड़ी के बीच विश्वास की नींव को हिलाकर रख दिया। जुलाई महीने में मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा को अश्लील फिल्में बनाने और ऐप के जरिए फिल्में रिलीज करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। करीब 64 दिन जेल में रहने के बाद उन्हें सितंबर में जमानत मिली थी। अब करीब 3 महीने बाद राज कुंद्रा ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है और खुद को बेकसूर बताया है। कुंद्रा ने लिखा है कि बहुत चिंतन के बाद मुझे लगा कि तमाम भ्रामक और गैर जिम्मेदाराना बयानों
और कई लेखों पर मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी समझा जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी पोर्नोग्राफी के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल नहीं हुआ। ये पूरा मामला मुझे फंसाने की साजिश है। पोर्नोग्राफी मामले में अपनी सफाई पेश करते हुए राज कुंद्रा ने कहा है कि उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा है। इसी बयान में राज कुंद्रा का एक दर्द भी छलका है। राज कुंद्रा ने माना है कि जब उन पर अश्लील फिल्में बनाने के आरोप लग रहे थे तब उनके परिवार ने भी उन्हें दोषी मान लिया था। राज कुंद्रा ने अपने बयान में लिखा है, दुर्भाग्य से मीडिया और मेरे परिवार ने मुझे पहले ही दोषी घोषित कर दिया। इस बात को लेकर मुझे काफी दुख है। मुझे ऐसा लगता है कि कई स्तरों पर मेरे संवैधानिक और मानवीय अधिकारों का उल्लंघन हुआ। राज कुंद्रा के इस बयान से लगता है कि उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी ने भी उन्हें पोर्नोग्राफी केस में दोषी मान लिया था। इसका एक संकेत शिल्पा शेट्टी की ओर से सितंबर में ही दिया गया था, जब कुंद्रा जेल की सलाखों के पीछे थे। उस दौरान उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक किताब का पन्ना ट्वीट किया था, जिसमें लिखा था, कोई भी पुराने समय में जाकर एक नई शुरुआत नहीं कर सकता है, लेकिन कोई अभी से एक नई शुरुआत करके एक नया अंत जरूर कर सकता है। इस पोस्ट में आगे लिखा था, हम अपने गलत फैसलों को लेकर सोचने में बहुत अधिक समय लगा देते हैं। तब माना गया था कि शिल्पा ने अपने पति राज कुंद्रा के बारे में ही लिखा था। फिलहाल राज कुंद्रा जमानत पर जेल से बाहर है और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है, लेकिन अभी भी उन्हें कोर्ट की ओर से किसी तरह की क्लीन चिट नहीं मिली है। अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अपनों द्वारा ही कटघरे में खड़ा कर दिए गए हैं राज कुंद्रा। वैसे आपने फिल्मों में ऐसे कई सीन देखे होंगे जिसमें पुलिस अधिकारी के पास ऊपर से किसी अधिकारी या नेता का फोन आता है और फिर उसे आरोपी को छोड़ना पड़ता है। असल जिंदगी में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। पंजाब के कपूरथला में, जहां गुरुद्वारे में बेअदबी के आरोपी को भीड़ ने पीट कर मार दिया था। जालंधर रेंज के आईजी और कपूरथला एसएसपी इसी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन दोनों के पास कुल 8 कॉल आए और पुलिस अधिकारियों के तेवर ही बदल गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोन कॉल नंबर 1, प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोन कॉल नंबर 2, प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोन कॉल नंबर 3, आठ फोन कॉल और बदल गया केस। पंजाब के कपूरथला में एक शख्स की पिटाई से मौत को लेकर जालंधर रेंज के आईजी गुरिंदर सिंह ढिल्लो और कपूरथला के एसएसपी एसपीएच खक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। दोनों अधिकारी दावा कर रहे थे कि कपूरथला में जिस शख्स की हत्या भीड़ ने पीट कर की थी, उसने सिखों के पवित्र निशान साहिब के साथ कोई बेअदबी नहीं की थी, बल्कि वो चोरी करने की नीयत से गुरुद्वारे के अंदर घुसा था। इसके बाद पुलिस ने युवक की हत्या करने के आरोप में 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज करने की बात भी कही, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधिकारियों के फोन पर आए कॉल के बाद पूरा केस बदल गया। यकीन नहीं आता तो आप फोन से पहले के बयान और फोन के बाद के बयान को सुनिए। 306 ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਬਾਈ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਈ ਨੇਮ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਨੇ फॉर कितने है 4 पर्सन बाय नेम ने केड़े मैं ਦੱਸਦਾ काइंडली आई थिंक बिकॉज ऑफ द सेंसिटिवनेस ऑफ द इशू आई वुड रिक्वेस्ट के 4 बाय नेम ने एंड देन देयर आर अनआइडेंटिफाइड अबाउट 30 to 40 कितने ने भी 100 के करीब अनआइडेंटिफाइड। The U-turn is based on the fact that we have registered one FIR. FIR is a continuous process. Second thing, they are verified from the fellow, namely जिन्हें पर्चा दर्ज करवाया, what's his name? अमरजीत। We are verifying the facts. तो चीन और पाकिस्तान जिसके पड़ोसी हों, एलसी पर आप जानते हैं लगातार पाकिस्तान के साथ टेंशन रहती है और एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के साथ टेंशन रहती है। तो निगरानी और हमले के लिए ऐसे किलर ड्रोन्स की
फौरन जरूरत पड़ सकती है। भारतीय सेनाओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत जल्द ही अमेरिका से MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन हासिल करने की तैयारी में है। और इसकी संख्या क्या होगी आप जानना चाह रहे होंगे, तो भारत जो है अमेरिका से 30 प्रीडेटर ड्रोन लेने वाला है। भारत को 30 प्रीडेटर ड्रोन मिलेंगे और अमेरिका के साथ ये सौदा 22,000 करोड़ रुपए का होने वाला है। आपको समझना होगा इसके स्पेसिफिकेशंस और इसकी खासियत क्या है। घातक MQ-9B हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। अमेरिका से मिलने वाले 30 ड्रोन्स में से 10-10 ड्रोन तीनों सेनाओं को यानी डिफेंस फोर्सेस के तीनों अंगों को मिलने वाले। MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने में माहिर है, ये एक्सपर्टीज है। और इसके अलावा ये ड्रोन 35 घंटे तक ये हवा में रहने में सक्षम है। बड़ी बात यह है जो टेरेन्स डिफिकल्ट हैं, ऊंचे क्षेत्रों की निगरानी के लिहाज से ये काफी अच्छा माना जाता है। और उस लिहाज से अगर आप इसे देखेंगे तो भारत के लिए इसे एक अच्छे कदम के तौर पर आप देख सकते हैं, एक अच्छा परचेज भारत के लिए इसे मान सकते हैं। और अब बात करते हैं भारत पहुंचे रूसी ब्रह्मास्त्र की। हमने अभी आपको दिखाया कि कैसे भारत किलर ड्रोन बनाने वाला है, लेकिन अगर दुश्मन देश किसी ड्रोन से भारत में बड़ा हमला करने की योजना बनाते हैं तो फिर क्या होगा? तब भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब भारत को दुनिया का सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की सप्लाई शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, भारत ने रूस के साथ S-400 के 5 रेजिमेंट का सौदा किया था और इसमें से पहली रेजिमेंट भारत पहुंच चुकी है। ये चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को परेशान करने वाली खबर है। अगले साल मई तक भारत को S-400 की दूसरी रेजिमेंट भी मिल जाएगी और ये दोनों रेजिमेंट LAC पर तैनात करने की योजना है। सबसे घातक, सबसे अचूक, जिसके वार से बचना नामुमकिन है। भारत के आसमान की फुल प्रूफ सुरक्षा की गारंटी। चीन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी टेंशन। भारत को जिस सुरक्षा कवच का इंतजार काफी वक्त से था, रूस का वो ब्रह्मास्त्र S-400 अब भारत पहुंच चुका है। S-400 को खरीदने के लिए भारत ने बड़ी रकम खर्च की है। साथ ही उसने अमेरिका जैसे देश की नाराजगी भी मोल ली। लेकिन S-400 की पहली रेजिमेंट पहुंचने के साथ ही एयर डिफेंस के क्षेत्र में भारतीय सेनाओं का एक नया दौर शुरू हो रहा है। दुनिया के सबसे भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम में शुमार S-400 की पहली रेजिमेंट भारत पहुंच चुकी है। 2022 की शुरुआत में इसकी तैनाती भी कर दी जाएगी। भारतीय सेना S-400 की पहली रेजिमेंट की तैनाती उत्तरी सीमा पर करेगी। रूस से S-400 की कुल 5 रेजिमेंट खरीदी गई हैं। अगले साल मई से पहले तक दूसरी रेजिमेंट आने की संभावना है। जी न्यूज पहला ऐसा चैनल है जिसने भारत के इस अभेद्य सुरक्षा कवच के बारे में आपको रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से रिपोर्ट दी थी, जहां पर इस अभेद्य सुरक्षा कवच का निर्माण किया गया है। आप देखिए किस तरह की टेस्टिंग से गुजरने के बाद S-400 को सुरक्षा की गारंटी बताया जा रहा है। ये एक S-400 लॉन्चर है जिसको अभी टेम्परेचर चैम्बर से बाहर निकाला गया है। इसके अंदर, इस चैम्बर के अंदर टेम्परेचर -50 डिग्री से भी ज़्यादा कम था और उसके अंदर ये लॉन्चर S-400 का किस तरह से रिएक्ट करता है, किस तरह से काम करता है, उसकी टेस्टिंग चल रही थी। और उसके बाद अभी ये पूरा का पूरा लॉन्चर बाहर निकला है। ये है S-400 ट्रायम्फ। चलिए अब आप ये भी समझिए आखिरकार ये एयर डिफेंस सिस्टम भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है। भारत के लिए चीन और पाकिस्तान के हवाई हमलों से निपटने के लिए इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम की बहुत जरूरत है। चीन के पास न केवल अच्छे फाइटर एयरक्राफ्ट की बड़ी तादाद है, बल्कि लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का भी बड़ा जखीरा मौजूद है। चीन ने रूस से 2014 में ही S-400 का सौदा किया था और 2018 में उसने इन सिस्टमों को तैनात करना भी शुरू कर दिया था।
साफ है, भारत को पाकिस्तान से ज्यादा खतरा चीन की तरफ से है। ऐसे में माना जा रहा है अगले साल तक भारत S-400 की दोनों रेजिमेंट्स को लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की सुरक्षा के लिए तैनात कर सकता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो 600 किलोमीटर पे किसी भी दुश्मन के जहाज, मिसाइल या ड्रोन को ट्रैक कर सकता है, उसको अपने रडार के ऊपर पकड़ भी ले सकता है। फिर उसकी ट्रैकिंग करते हुए जब वो 400 किलोमीटर दूर होता है तो ये अपने मिसाइल सिस्टम को एक्टिवेट करके उसको आकाश के अंदर ही तबाह कर सकता है। भारत भी अब अपने सुरक्षा कवच को मजबूत कर रहा है। S-400 की पहली रेजिमेंट भारत पहुंच चुकी है और अब दुनिया के सबसे घातक और भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम यानी S-500 को हासिल करने की चर्चा भी शुरू हो गई है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया। अब आपको जल्दी से बताते हैं कि क्यों S-400 की तैनाती दक्षिण एशिया में भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगी और इसकी खासियत क्या है। बिल्कुल, जल्दी से इसकी खासियत आपको बताते हैं। S-400 मिसाइल अटैक, फाइटर एयरक्राफ्ट और ड्रोन हमले से बचाव करेगा। S-400 के हर रेजिमेंट में 8 लॉन्चर्स मौजूद होंगे। S-400 के हर लॉन्चर में 4 मिसाइलें होंगी। इस तरह हर रेजिमेंट एक साथ 32 मिसाइल की फायर क्षमता से लैस है। ये एयर डिफेंस सिस्टम 600 किलोमीटर दूर से दुश्मन की मिसाइलों और एयरक्राफ्ट्स को ट्रैक कर सकता है, बहुत आसानी से ट्रैक कर सकता है और एक बार में दुश्मन के हथियारों को ट्रैक करने के बाद ये 200 से 400 किलोमीटर रेंज में निशाना भी आराम से लगा सकता है। S-400 एक बार में 80 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और ये 3 मिनट में जवाबी कार्रवाई के लिए भी तैयार हो जाता है और इसके रडार को जाम नहीं किया जा सकता, ये इसकी खासियत है और यही वजह है कि इसे भारत के लिए एक बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.